नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको 6th सेमेस्टर का इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन पेपर है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है पॉपुलेशन डिस्पर्जन। ये सीरीज़ पूरी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जो जो चीज़ें पॉपुलेशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से आप पॉपुलेशन को मेज़र करते हैं। ठीक है, लाइक नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी एंड डिजीज़, डेंसिटी, डिस्पर्जन और इनको जानने के लिए, पॉपुलेशन इकोलॉजी को जानने के लिए दो हमें क्या दिए गए हैं, कर्व्स दिए गए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व्स आते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ना है। कुछ एक चीज़ें और हैं लाइक लाइफ टेबल, सर्वाइवरशिप कर्व वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारे पॉपुलेशन से ही रिलेटेड हैं। इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जन के बारे में। एंड डिस्पर्जन का लिटरली मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज़ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इवन आपके घर में कोई चीज़ आती है लाइक एप्पल, बनाना, कुछ भी आता है, तो जिस हिसाब से उसका अमाउंट होता है उस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक 5 पीपल्स 10 बनाना, 2 बनानास ईच पीपल। ओके, इसी तरीके से हमारे पॉपुलेशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का, कितने टाइप्स का पाया जाता है, ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताया था किस किस तरीके का पाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जन की। तो पॉपुलेशन डिस्पर्जन किसके बारे में बताता है, स्पेशियल एंड टेम्पोरल। स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस, जगह जिसे आप कहते हैं, ठीक है। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। स्पेस एंड टाइम के बेसिस पे क्या करना, इंडिविजुअल को, किसी पॉपुलेशन में जो लोग पाए जाते हैं उनको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको बांटना। स्पेस, जगह कैसी है, वो प्लेस कैसे हैं, और टाइम क्या है, उसके बेसिस पे क्या करना, टाइम बांटना। ठीक है, ये बताता है स्पेसिंग के बारे में इंडिविजुअल के बीच में। लाइक इस तरीके से, ये क्लास है, इसमें 10 बच्चे हैं, तो इनकी स्पेसिंग किस तरीके से की गई है, इस तरीके से की गई है। उनको एक यूनिफॉर्म वे में बैठाया गया है, उनको एक साथ ऐसे बैठा दिया गया है। ठीक है, एक ग्रुप में, लाइक ये एक ग्रुप है, यहाँ ऐसे बैठा दिया गया। ठीक है, या उनको रैंडमली, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किस तरीके से बैठा गया है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी चीज़ के बारे में हमें क्या बताता है, आपका डिस्पर्जन या डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। आगे लग गया पॉपुलेशन, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया में पॉपुलेशन की क्या अरेंजमेंट होगी उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम डिस्पर्जन की अगर बात करें तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप आपके कौन कौन से होते हैं, पहले मैं लिख के आपको बता दूं, देन नोट्स में तो मेंशन्ड ही है। पहला आपका होने वाला है रैंडम डिस्पर्जन। रैंडम डिस्पर्जन मतलब ये कोई एक जगह है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसे रैंडमली आप कहीं भी रख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका होने वाला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये कोई जगह है, स्पेस की बात की जा रही, टाइम की बात की जा रही है, कोई स्पेस है, इस टाइम पे यहाँ पे लोगों को यूनिफॉर्म, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ ही बैठेगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ये क्या है, एक दूसरे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थर्ड आपका आ जाता है क्लस्टर्ड, क्लम्प्ड, एग्रीगेटेड, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। क्लस्टर्ड कह सकते हैं, क्लम्प्ड कह सकते हैं, एग्रीगेटेड कह सकते हैं, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। तो क्लम्प्ड में क्या होता है कि ये कोई एक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे लोगों को आप क्या करें, एक ग्रुप यहाँ बैठ गया, एक ग्रुप यहाँ बैठ गया, अब इसमें अलग अलग लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, ग्रुप में ग्रुपिंग कर दें आप। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन को आप देखते हैं कि किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्रुप के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको मैं एक बेहतरीन डायग्राम से आपको समझाती हूँ कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को डायग्राम के वे में समझेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। जैसे यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा रही हूँ, 3 एग्जाम्पल्स हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन के, रैंडम, ओके, यूनिफॉर्म एंड क्लम्प, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। रैंडम मतलब ये
अगर रैंडम की हम बात करें तो आप इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में अगर बात करेंगे तो ये बहुत रेयर होता है। रेयर इन द सेंस जनरली आप इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखेंगे कि कोई चीज़ रैंडमली पाई जाती है। फिलहाल कुछ चीज़ें रैंडम भी पाई जाती हैं। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कोई चीज़ यहाँ पाई जा रही है, जैसे ये फूल यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ कोई यहाँ तो कहीं पे ज़्यादा, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, देख रहे हैं यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रैंडम है, डिसाइडेड नहीं है। और इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेचर में क्या होता है, रेयर होता है। ये वर्ड आप याद रखिएगा, रेयर होता है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करते हैं दूसरे की तो होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब देख रहे हैं, ये एक वे में है, एक लाइन में है, एक लाइन में है, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक लाइन में पाए जाते हैं, इनके बीच में आप देख रहे हैं स्पेस, ये सब चीजें क्या है, डिसाइडेड है। ये एक लाइन में यूनिफॉर्म, ये इसके रैंडम के कंपैरिजन में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्लम्प, क्लम्प के फॉर्म में पाया जाना। जैसे देख रहे हैं हाथियों का झुंड पाया जाता है, इस तरीके से हाथियों का झुंड। अगर आप ह्यूमंस को देखेंगे तो ह्यूमंस क्या पाए जाते हैं, क्लम्प के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये मेन 3 डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रैंडम डिस्पर्जन की या डिस्ट्रीब्यूशन की, जो भी आप इसे बोलें। अगर हम रैंडम डिस्पर्जन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, रेयर होता है। रेयर मतलब बहुत कम मात्रा में, रेयर का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में पाई जाती हैं उन्हें हम रेयर कहते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज भी बहुत रेयर हैं। प्रेजेंट टाइम में आप पहले जो लोग 26-27 के होंगे या थोड़ा उससे अबव होंगे, या आपने जब आप छोटे रहेंगे तो आपने हाउस स्पैरो, जिसे गौरैया कहा जाता है, वो आपने अपने बचपन में काफ़ी देखा होगा, ठीक है, कि वो आपके इर्द गिर्द आसपास में काफ़ी आपके आसपास में पाई जा रही थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हाउस स्पैरो क्या हो रही है, रेयर स्पीसीज हो जा रही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कुछ ना कुछ कॉजेज़ की वजह से क्या हो गई है, रेयर हो गई हैं, वो बहुत कम पाई जा रही हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ और भी, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ टाइगर्स की बहुत कमी हो गई थी, अभी तो और नए मंगाए गए हैं स्पीसीज उनके, फिलहाल वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, कम हो गए थे, ठीक है। अगर डिस्पर्जन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल आर अनरिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ अदर, ठीक है। यहाँ पे अगर इस डायग्राम को आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन क्या है, अनरिलेटेड है। पता नहीं है कि एक दूसरे से रिलेट ये कर पाएंगे या नहीं। कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ये बिल्कुल एक दूसरे से अनरिलेटेड है। तो इस वजह से क्या होता है, इनमें लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की कमी होती है, एक दूसरे से अटैचमेंट की कमी होती है। रिपल्सन फोर्स इनमें ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ये एक दूसरे से दूरी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इनमें कोई पैटर्न का नहीं पाया जाता है कि इस तरीके से पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, कहीं भी किसी तरीके से। ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं नेचर में, रेयरली रैंडम स्पेस्ड। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके क्या हैं, इसे आप समझिएगा, ये बिकॉज लिखा है, ओके। अभी तक जो भी मेरी क्लासेस कर रहे होंगे उन्हें पता चल गया होगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उन चीज़ों को लिख देती हूँ। तो ये बिकॉज है। अब यहाँ पे रूटेड प्लांट्स को आप देखेंगे, कुछ रूटेड प्लांट्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, कोई यहाँ पे पाया जा रहा है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ, कोई यहाँ, इनका कोई डिस्पर्जन नहीं है। इवन कि जो लोग खेती करते हैं तो जब वो अपने खेतों में सीड्स डालते हैं तो सीड्स क्या करते हैं, ऐसे ही जैसे गेहूं की कल्टीवेशन गेहूं का किया जा रहा है, तो गेहूं जब बोते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं बोना, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ऐसे ही आप स्कैटर कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, कहीं यहाँ जाके गिर गया, कहीं यहाँ, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसका कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैनेज्ड क्रॉप कुछ होते हैं, और उसी टाइम पे अगर आप क्या कहते हैं, अगर खेती देखें पोटैटो वगैरह की, आलू वगैरह की, तो उनके लिए क्या होते हैं, अगर ये आपका कोई फील्ड एरिया है, ठीक है, ये कोई फील्ड एरिया है, तो उसमें इस तरीके के रोज बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ये रो बनाया गया, इसी में वो आलू क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है उनमें। और वहीं अगर हम बात करें सीड डिस्पर्सन की, तो वो क्या होता है, अनयूनिफॉर्म होता है, इरेगुलर होता है, ओके, रैंडम होता है। दूसरा होता है आपका रेगुलर या यूनिफॉर्म या इवन डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलर को आपको यूनिफॉर्म दे सकता है, यूनिफॉर्म की जगह रेगुलर दे सकता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे शॉर्ट नोट या क्वेश्चन में कहीं पूछा जा रहा है तो कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे क्या है, रेगुलरिटी। अगर आप इसी डायग्राम को देखें तो यहाँ पे रेगुलरिटी, ये एक रो में, ये एक रो में, ये एक रो में, यहाँ क्या पाई जाती है, यूनिफॉर्मिटी पाई जा रही है, यूनिफॉर्म पाया जा रहा है। जैसे यूनिफॉर्म का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके स्कूल में यूनिफॉर्म का लगना।
वहाँ पे आप क्या करते हैं, एक आपके लिए ड्रेस कोड दे दिया गया है और आप वही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, ठीक है, वही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। ये क्या होते हैं, मोर और लेस क्या होते हैं, इनमें स्पेसिंग पाई जाती है, मोर और लेस इनमें क्या पाई जाती है, स्पेसिंग पाई जाती है एक दूसरे के बीच में। इनमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब अगर ये खुद क्या है, खुद से ही इनका क्या होता है, कंपटीशन होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन और सोशल इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट है तो ये अपने अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से compete करेंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल है इनके, जैसे मैनेज्ड क्रॉप लैंड, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया किसका, पोटैटो की आप खेती करते हैं, आलू की, ठीक है। एलिलोपैथी, कुछ सेम स्पीसीज होती हैं, उनमें एलिलोपैथी का पाया जाना कि वो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन में ही पाई जाएंगी, इतने ही स्पेस में पाई जाएंगी। टेरिटोरियल बिहेवियर में क्या होता है, वहाँ पे भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मैं यहाँ रहूँगा तो तुम यहाँ, उनमें एक बैरियर होता है कि मैं इतने एरिया में रहूँगा, तुम इतने एरिया में, तुम इतने एरिया में, और ये सब आपके लाइन्स वगैरह में देखा जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग पैटर्न, आप नेस्टिंग गैनेट्स देखेंगे कि एक स्पीसीज है बर्ड्स की, उनमें क्या होता है, उन गैनेट्स में इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पे ही पाई जाती हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, और एक बात आप और जानिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कभी भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपके रैंडम वाले से होती है। जैसे ये फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया गया, फॉरेस्ट में ट्री क्या होती है, आप यूनिफॉर्म देखते हैं इस तरीके से। अगर आप कभी ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो जंगल आपके रास्ते में अगर पड़ रहे हैं तो आप देखेंगे पेड़ हमेशा इस तरीके से लाइन में पाए जाते हैं, इस तरीके, यहाँ ट्री, यहाँ ट्री, यहाँ ट्री। लेकिन इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, रैंडम होती है। यहाँ पे यही चीज लिखी गई है और इसे आप खुद पढ़ेंगे, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि पहले आपने क्या किया, ये कोई एरिया था, यहाँ पे सीड मतलब प्लांट्स ऐसे लगा दिए, ठीक है। प्लांट्स जब आपके लग गए तो एक टाइम के बाद क्या होता है, इनमें कॉम्पिटिशन होता है। इस कंपटीशन की वजह से ये प्लांट क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में स्पेसिंग, मतलब यहाँ पे कोई प्लांट पाया जा रहा है और उसका ये रूट निकल रहा है, ठीक है, दूसरा प्लांट पाया जा रहा है, इसका भी रूट निकल रहा है, ठीक है। तो ये अपने ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, इनको स्पेस चाहिए, इनको जगह चाहिए, ये नीचे से वाटर ले सकें, अपने आपकी ग्रोथ के लिए इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, ये एक अपनी जो रूट्स हैं उसको फैला पाएँ, उसके लिए इनको स्पेस चाहिए। तो ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और एक रो में आ जाएंगे। किसकी वजह से, एडजस्टमेंट की वजह से, एडजस्टमेंट की वजह से ये एक रो में आ जाते हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रीवियसली, यानी कि आप पहले जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो रैंडम था, लेकिन फिर ये बाद में क्या होते हैं, एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे आ जाते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। उसी तरीके से आप सब पेंगुइन जानते हैं, आप पेंगुइन को कभी भी देखिए तो अगर वो उनके स्पेसिंग को आप देखेंगे तो हमेशा वो यूनिफॉर्म पैटर्न में पाए जाएंगे। अगर एक पेंगुइन यहाँ पाई जा रही है तो दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, वो अपने आप में एक स्पेस मैनेज करके रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके की स्पेसिंग में आप कंपटीशन देखेंगे, एक दूसरे के बीच इंटरेक्शन देखेंगे। यही चीज आपके जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें नहीं, जो चीज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही नहीं, यहाँ है यहाँ, तो वो अपने आप में कंपटीशन क्यों करेंगे, उनका जहां मन करेगा वहां रह लेंगे। थर्ड आपका लास्ट है जो, वो आता है क्लम्प्ड को हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे कि क्लस्टर, एक झुंड में पाया जाना, कॉन्टैजियस, एग्रीगेटेड का मतलब एक दूसरे से एकदम पास पास में पाया जाता है। एग्रीगेशन वर्ड आपने एक जगह और पढ़ा होगा जब आपको सक्सेशन पढ़ाया जा रहा था। सक्सेशन में एग्रीगेशन की बात हुई थी कि स्पीसीज एक दूसरे से क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लम्प्ड फॉर्म में पाया जाता है, क्लस्टर्ड फॉर्म में पाया जाता है, कॉन्टेजियस फॉर्म में, या एग्रीगेटेड, किसी भी नाम से आपको दे सकता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन का। ह्यूमन हमेशा क्या पाए जाते हैं, क्लम्प में पाए जाते हैं, और क्लम्प में पाए जाने का कुछ फायदा भी होता है, कुछ बेनिफिट होता है। जैसे कि जो चीजें क्लम्प में पाई जाएंगी वो अपनी सेफ्टी बहुत अच्छे से कर सकती हैं, वो एक दूसरे के लिए फूड का सोर्स जो है अच्छे से प्रोवाइड करा सकती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था, मैंने आपको एग्जाम्पल में एलिफेंट्स का एक ग्रुप दिखाया था। एलिफेंट्स के ग्रुप में क्या था कि अगर उनके ऊपर कोई शिकारी वगैरह अटैक भी करता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो एक ग्रुप में पाए जा रहे हैं। अगर वहीं पे एक एलिफेंट सिर्फ अकेले होता तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पाता जितना कि वो ग्रुप में कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि इंडिविजुअल आर एग्रीगेटेड इन ग्रुप ऑफ वेरिंग साइज।
एक वेरिंग मतलब साइज इनकी क्या होगी, अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एग्रीगेटेड होते हैं। ये सबसे कॉमन है नेचर में, ठीक है। क्लस्टर में पाया जाना सबसे कॉमन डिस्पर्जन है नेचर का। और ये जो पैटर्न होता है ये क्या होता है, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, थोड़ा अनइवन टाइप का होता है, ठीक है। जो लिविंग होते हैं वो क्लम्प्ड पैटर्न में अगर पाए जाते हैं तो उनकी फिटनेस इंक्रीज होती है। फिटनेस इंक्रीज होने से मतलब अगर वो एक जैसे 4 लोग एक घर में पाए जा रहे हैं, 5 लोग, ठीक है, अगर वो 5 लोग मिलके एक एक काम कर ले रहे हैं तो वो काम बहुत आसानी से एक किसी एक को बिना इफेक्ट किए, जैसे एक सिंगल पर्सन है अगर वो सारे काम कर रहा है, लाइक उठना, सुबह सारे घर के काम करना, खाना बनाना, एक बेस्ट एग्जांपल है, और अपने वर्क को भी करना, सारी चीजें अकेले कर रहा है तो उस पर वर्कलोड ज्यादा होगा और वो अच्छे से कर नहीं पाएगा। अगर वही चीज 3 या 4 लोग मिलके करते हैं तो क्या होगा, आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और काम भी अच्छे से हो पाएगा। इसी वजह से जो क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम ज्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके वर्क लोड या किसी भी चीज के काम होने की जो संभावना है वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है क्योंकि उनमें क्या होता है, बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन और जियोग्राफिकल फैक्टर, कई सारी चीजें ध्यान दी जाती हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है, सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी है कि आपको अगर किसी, जैसे आप यहाँ हमने क्या बात की, सॉरी थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, थियरी की बात की कि थियरी के बेसिस पे किस तरीके से चीजें हैं, लेकिन अगर यही चीज आपको निकालने का दे दिया जाए किसी भी पॉपुलेशन का, तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। अगर हम डिस्पर्जन के कैलकुलेशन की बात करें तो डिस्पर्जन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। वेरिएंस एक फैक्टर होता है, द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट, डाइवर्जेंट और इनकंसिस्टेंट। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ आप फॉर्मूले में वेरिएंस वर्ड पढ़ रहे होंगे तो वहां पहले समझाया गया है कि एक फैक्ट हो सकता है ये एक फैक्ट है कि आप क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डाइवर्जेंट हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं क्वालिटी वगैरह में, ठीक है। तो अगर हमें डिस्पर्जन निकालना है तो पहली बार डिस्पर्जन को हम यहाँ पे किससे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्पर्जन को। डिस्पर्जन के लिए एक फॉर्मूला दे गया है, वेरिएंस अपॉन मीन। मीन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, मीन कैसे निकाला जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप सबने पढ़ा होगा बायोस्टैट में, ठीक है। तो आप सबको मीन के बारे में जरूर पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो अपनी बायोस्टैट की क्लास देख लें क्योंकि उसकी क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं बॉटनी के पेपर में, ओके। तो मीन और वेरिएंस अपॉन मीन, अगर वेरिएंस आपको दिया है और मीन दिया है, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया गया है, वेरिएंस क्या है, द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट, डाइवर्जेंट और इनकंसिस्टेंट, कि आप कितने अलग हैं, कितने डाइवर्ज हैं उस कंडीशन में, उसके बारे में, और मीन उसका। तो 3 यहाँ पे कंडीशन दी गई हैं, 1 को कंसीडर करते हुए कि अगर आपका डिस्पर्जन 1 है तो ऐसा माना जाएगा, अगर आपका डेल्टा डिस्पर्जन 1 है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है वो रैंडम है, और अगर आपका डिस्पर्जन 1 से बड़ा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो क्लम्प्ड है, और अगर आपका डिस्पर्जन 1 से छोटा है तो ऐसा माना जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, ये स्टैटिक्स दिया गया है। स्टैटिक्स में आपका क्या आता है, स्टैटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, आपने मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सारी चीजें स्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सैंपल दिया गया है, उस सैंपल का मीन दिया गया है। मीन कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, 10 पॉपुलेशन है, 10 लोगों की, 1 2 3 4 5, में 5 लेके चलती हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं, मीन अगर निकालना हो, इनको टोटल 1 2 3 4 5 इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है, प्लस मीन निकाला, और मीन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से, इसको स्मॉल एक्स भी जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स, ऐड टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, मतलब पहले इन नंबर को ऐड करिए, तो 1 को 2 से 3 हो गया आपका, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10, और 5 आपका 15 हो गया, 15 ऐड टोटल नंबर हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं, ऐड टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है, 5, तो इसका मीन कितना हो गया, 5 3 जा 15,
5 तिहाई 15 होता है, तो इसका मीन कितना आ गया 3। तो यहाँ पे किसी पॉपुलेशन का मीन दिया गया है, 3 स्पीसीज है, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, तीनों को समझाने के लिए। सैंपल का मीन दिया गया है 5.27 ए का, 5.18 बी का और 5.27 सी का, ठीक है। फिर सैंपल का वेरिएंस दिया गया है कि वो कितना डाइवर्जेंट है, कितनी चीजें हैं, इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है, वो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या पता चल गया, मीन पता चल गया और वेरिएंस पता चल गया। अब फॉर्मूला हमें पता है डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू वेरिएंस, और वेरिएंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल स्क्वायर अपॉन एक्स बार मीन, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को जब डिवाइड किया गया तो ए का 0.99 आ रहा है, तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 1। आप सबको पता होगा कि मैथ का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप आपका नंबर है आपको परसेंटेज है 85.65, तो इस 6 को आप एज अ 1 कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 6.5 को आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। अगर राउंड ऑफ होगा तो ये 86% होगा। उसी तरीके से अगर हम 0.99 का राउंड ऑफ करके देखें तो अप्रॉक्सीमेटली, इसीलिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, रैंडम हो गया, ठीक है। अगर वेरिएंस की वैल्यू 1 से कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म हो गया। अगर वेरिएंस की वैल्यू अगर जो डिस्पर्जन की वैल्यू है 1 से ग्रेटर है तो क्लम्प्ड हो गया। यही बात यहाँ पे लिखी गई थी और इसी को समझाने के लिए ये आपका क्या लिया गया है, फॉर्मूला लिया गया था। होप आपको ये चीज़ अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायग्राम के भी थ्रू मैंने वो चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।